ठीक है, तो नेक्स्ट अभी पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने क्रॉन्स डिजीज़ और आईबीडी वगैरह के बारे में, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था। फिर हम आगे फर्दर मूव किए थे इटियोपैथोजेनेसिस के तरफ। अभी उसका एक हमने पढ़ा था जेनेटिक फैक्टर। अब नेक्स्ट हमको इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर जो है वो पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो सेकेंड फैक्टर आपका है। तो सेकेंड जो फैक्टर है ये है इम्यूनोलॉजिकल। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर जो है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे इम्यून सप्रेशन होता है, जो हमारे बॉडी का जो इम्यून सप्रेशन होता है, इस इम्यून सप्रेशन का क्या होता है, रेगुलेशन जो है वो डिफेक्टिव रेगुलेशन हो जाता है। यानी कि रेगुलेशन सही से नहीं होता है हमारे इम्यून सप्रेशन के सेल्स का। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर वो होता है कि जैसे हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम है या इम्यून सेल्स है, उसका क्या है कि उसका रेगुलेशन जो है वो सही नहीं हो रहा है, डिफेक्टिव रेगुलेशन है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, डिफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ इम्यून सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डिफेक्टिव रेगुलेशन होता है हमारे इम्यून सप्रेशन का, यानी कि जो हमारा इम्यून जो है वो चीज़ों को सप्रेस कर रहा है, उसका इसके अंदर रेगुलेशन जो है वो अल्टर कर जाता है। ठीक है, अब ये किस चीज़ से मार्क होता है, डिफेक्टिव रेगुलेशन जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक्टिवेशन होता है किसी चीज़ का, एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन किस चीज़ का होता है, इसके अंदर एक्टिवेशन होता है CD4 प्लस टी सेल्स जो होते हैं, सिक्रेटिंग साइटोकाइंस होते हैं, उनके थ्रू CD4 प्लस टी सेल्स का सिक्रेशन होता है, इनकी वजह से होता है। ठीक है, तो यानी कि एक्टिवेशन हो रहा है इसके अंदर किसका, CD4 कहा जाता है प्लस टी सेल्स। ठीक है, ये पूरा है, एक ही टर्म है, CD4 प्लस टी सेल्स। ठीक है, इनका एक्टिवेशन हो जा रहा है। और ये कहाँ से मतलब सिक्रेट होते हैं, ये सिक्रेट होते हैं आपके साइटोकाइनिन से, साइटोकाइंस से, साइटोकाइन से। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो CD4 टी सेल्स हैं उनका एक्टिवेशन हो जा रहा है, और ये एक्टिवेशन कहाँ से हो रहा है, साइटोकाइन से हो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, जो इम्यून का सप्रेशन है वो क्या हो जा रहा है, डिफेक्टिव हो जा रहा है बॉडी के अंदर। एक तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरा रीज़न एक और इसके अंदर होता है कि इसके अंदर डिलीशन हो जाता है जो इन्फ्लेमेशन के। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि एक्टिवेशन होता है हमारे CD4 प्लस टी सेल्स का साइटोकाइन से जो सिक्रेट होते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, CD4 प्लस टी सेल्स की ये इम्यून का सप्रेशन करते हैं। ठीक है, इम्यून सप्रेशन करते हैं। ठीक है, ये इम्यून का सप्रेशन करते हैं, इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन का भी ये सप्रेशन करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन का भी सप्रेशन करते हैं। तो इम्यून सप्रेशन और इन्फ्लेमेशन का जो सप्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, वो डिफेक्टिव हो जाता है, इस केस में डिफेक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से ये इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर को डिटरमाइन करता है कि जो हमारा इम्यून सप्रेशन है वो डिफेक्टिव हो गया है, इन्फ्लेमेटरी सप्रेशन है वो डिफेक्टिव हो गया है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, CD4 प्लस टी सेल्स की वजह से, जो कि एक्टिवेशन जिनका हुआ है एक इम्यून सिस्टम के डिफेक्टिव होने की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये दोनों चीज़ जो होते हैं ये अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, या फिर डाउन रेगुलेटेड कहें, या फिर ये अल्टर हो जाते हैं, तो ये क्या रिजल्ट करते हैं किस चीज़ के अंदर, ये रिजल्ट करते हैं अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन में। ये रिजल्ट करते हैं अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन में। अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन यानी कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है वो अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल में है ही नहीं इन्फ्लेमेशन। तो जब कंट्रोल में ही इन्फ्लेमेशन नहीं रहेगा तो तमाम तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसकी वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो है वो हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो अनकंट्रोल हो गया। किसकी वजह से, CD4 प्लस टी सेल्स की वजह से।
जो कि हमारा इम्यून सप्रेशन और जो इन्फ्लेमेशन का सप्रेशन है या इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस का जो सप्रेशन है उसको क्या कर दिया है, अल्टर कर दिया है, डाउन रेगुलेट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, हमारे बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है। ठीक, एक चीज़ ये हो गई। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर के अंदर भी क्या होता है कि तमाम तरह के इन्फ्लेमेशन के इनहिबिटरी साइटोकाइंस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डिलीट कर जाते हैं। तो क्या होता है, डिलीशन होता है, डिलीशन हो जाता है किस चीज़ का, डिलीशन ऑफ इन्फ्लेमेशन इनहिबिटरी डिलीशन ऑफ इन्फ्लेमेशन इनहिबिटरी साइटोकाइंस। अब जो इन्फ्लेमेशन इनहिबिटरी साइटोकाइंस, इनहिबिटरी मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, इनहिबिट करना, रोकना। तो जो इन्फ्लेमेशन को रोकने वाले साइटोकाइंस होते हैं वही डिलीट कर जाते हैं। बात समझ में आई? इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसको इनहिबिट करने वाले बॉडी के अंदर हमारे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको कहते हैं साइटोकाइंस, वो इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। वही क्या हो जा रहे हैं, किसी इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट की वजह से या फैक्टर की वजह से वो डिलीट हो जा रहे हैं। अब ये कौन कौन से साइटोकाइंस होते हैं, तो ये होते हैं आपके IL-2, जिसको कहते हैं इंटरल्यूकिन। IL का फुल फॉर्म होता है इंटरल्यूकिन 2, ठीक है। इसके अलावा IL-10 भी होता है, इंटरल्यूकिन 10 होता है, और एक होता है आपका TGF बीटा, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये होता है। या तो इनका डिलीशन हो जाएगा या फिर और देयर रिसेप्टर्स, यानी कि या तो डिलीशन किस चीज़ का हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का डिलीशन हो जा रहा है जिसमें ये सब आ रहे हैं, और इसके या फिर क्या हो जा रहा है कि जो इनके रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे सेल के अंदर इसके रिसेप्टर्स होंगे जिन पे जाकर ये बाइंड करके क्या करते हैं, ये हमारे इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने का काम करते हैं, उनके रिसेप्टर्स का क्या हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर इनके रिसेप्टर्स का भी डिलीशन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि पर्टिकुलर वो मॉलिक्यूल डिलीट हो जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टी सेल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो इनके डिलीशन की वजह से क्या होगा, अगर ये डिलीट कर गए तो इनके डिलीशन की वजह से क्या हो जाएगा, किस चीज़ का डिलीशन हो जाएगा, डिलीशन ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ लिख लेते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर टी सेल रिकॉग्निशन। यानी जो टी सेल्स रिकॉग्निशन करने वाले मॉलिक्यूल हैं उनका डिलीशन हो जाता है इनके डिलीशन की वजह से, ठीक है। और अब इसके अंदर हमको देखना है कि जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था CD4 प्लस टी सेल्स हैं, तो उनके बारे में देखना है कि अब हम IBD पढ़ रहे हैं ना, तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं कि कौन से सेल्स जिनका डिलीशन जो है वो कॉज करता है। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग एक बार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स जिनके डिलीट होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बॉडी में। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स के अंदर अगर हम लोग IBD की बात करते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो होते हैं एक्टिवेटेड, जो भी पहले बताया था हमने, एक्टिवेटेड CD4 प्लस टी सेल्स। यही सेल्स होते हैं, इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट होता है, यही एक्टिवेट होते हैं, जो हमने बताया था कि यही एक्टिवेट होते हैं, साइटोकाइंस के सिक्रेशन के थ्रू क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और इनसे क्या होता है, डिफेक्टिव रेगुलेशन हो जाता है हमारे इम्यून सिस्टम का, ठीक। तो अब इसके अंदर जो चीज़ हमको देखनी है वो है इसके अंदर कि जो IBD के अंदर एक्टिवेटेड CD4 प्लस टी सेल्स होते हैं। तो अब इसके अंदर दो चीज़ होती है, दो चीज़ क्या होती है कि एक तो ये काम क्या करेंगे, दो काम करते हैं। पहला काम तो ये करेंगे कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स का एक्टिवेशन करेंगे,
यानी क्या करेंगे ये, एक्टिवेट इन्फ्लेमेटरी सेल्स। जो हमारे बॉडी के अंदर हैं वो उनको एक्टिवेट करेंगे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को। तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स, अगर आपने इन्फ्लेमेशन पढ़ा होगा सही से तो आपको पता होगा कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन कौन से होते हैं, मैक्रोफेजेस और बी सेल्स होते हैं। मैक्रोफेजेस एंड बी सेल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। तो इनको ये एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, या तो इनको एक्टिवेट करेंगे या ये क्या करेंगे, ज़्यादा और ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स का रिक्रूटमेंट करेंगे, और ज़्यादा ऑफ मोर इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ठीक है, और ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स का रिक्रूटमेंट करेंगे। और ये रिक्रूटमेंट कैसे होता है, बाय स्टिमुलेशन। ये किस चीज़ का स्टिमुलेशन करते हैं, किस चीज़ का स्टिमुलेशन करते हैं, बाय स्टिमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स का स्टिमुलेशन करेंगे और वैस्कुलर एंडोथेलियम का भी स्टिमुलेशन करते हैं, एंड वैस्कुलर एंडोथेलियम। अब ल्यूकोसाइट और वैस्कुलर एंडोथेलियम जो है ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो यानी कहने का सेंस ये है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होता है वो आईबीडी के अंदर कौन सा होता है, एक्टिवेटेड CD4+ T सेल्स होता है। ये दो काम करवाता है, या तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स को एक्टिवेट करेगा जो कि मैक्रोफेजेस या बी सेल्स होते हैं, या फिर ये और ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स को रिक्रूट करता है। किस चीज़ के स्टिमुलेशन के थ्रू, ल्यूकोसाइट और वैस्कुलर एंडोथेलियम के थ्रू ये और ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करने का काम करेगा। ठीक, अब जो हमारे ये CD4+ T सेल्स होते हैं आईबीडी के अंदर, यही होते हैं CD4+ T सेल्स, जिसके बारे में बात कर रहे थे, आईबीडी की बात कर रहे थे ना, तो आईबीडी में होंगे ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर। ये क्या कराते हैं, दो तरह का काम करवाते हैं। ठीक है, दो तरह का काम करवाने का मतलब क्या है कि ये दो चीज़ का सिक्रेशन करवाते हैं। ठीक है, एक तो सिक्रेशन करवाते हैं ये TH1 का, ये सिक्रेशन करवाएंगे TH1 का, TH1 का सिक्रेशन करवाएंगे। TH1 के सिक्रेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे सिक्रेशन लिख लेते हैं हम। TH1 के सिक्रेशन की वजह से क्या होगा कि जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होते हैं, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस से पहले बनने वाले साइटोकाइंस जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। ठीक है, तो जो TH1 सेल्स होते हैं, ये TH1 क्या है, एक तरह का सेल्स है, एक सेल है, TH1 सेल्स होते हैं। ठीक है, ये सिक्रेशन करवाते हैं प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस का। जो कि होता है आपका IFN गामा, और होता है TNF, ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो गया, ठीक, और IFN गामा होता है। तो ये दोनों क्या करवाते हैं कि सबसे पहले जो TH1 सेल्स था उन्होंने प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का क्या करवाया, सिक्रेशन करवाया, जो कि IFN गामा था और TNF था। और ये दोनों क्या करवाते हैं, अब ये इंड्यूस करवाते हैं किसी चीज़ को, ये इंड्यूस करवाते हैं, किस चीज़ को इंड्यूस करवाते हैं, ट्रांसम्यूरल ग्रैनुलोमेटस वो इन्फ्लेमेशन, जिसको हम लोग कहते थे क्या, जिसको हम लोग कहते थे क्रॉन्स डिजीज़। तो ये इंड्यूस करवाते हैं किस चीज़ को, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ट्रांसम्यूरल ग्रैनुलोमेटस, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जिसको हम लोग बोला करते थे क्रॉन्स डिजीज। अब बात समझ में आई।
कि ये जो CD4 टी सेल्स थे वो IBD में, जैसे हमने पढ़ा था क्रॉन्स डिजीज के बारे में, तो क्रॉन्स में हमने पढ़ा था क्या, उसको हमने पढ़ा था कि ये ट्रांसम्यूरल नॉन कास्केटिंग ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है। वही चीज़ कहानी घूम के आई कि जो TH1 सेल्स थे वो क्या कर रहे थे, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का सिक्रेशन करवा रहे थे। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जैसे कि IFN, गामा और TNF अल्फा कहा जाता है, लेकिन TNF लिखा हुआ, IFN या फिर TNF भी बोल सकते हैं, और भी इसके अलावा होते हैं पर दो ही बोल रहे हैं यहाँ पे। ये क्या करवाते हैं, इनका सिक्रेशन करवाते हैं, और ये क्या इंड्यूस करता है, ये इंड्यूस करता है ट्रांसम्यूरल ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉन्स डिजीज कहते हैं। ठीक, ये हो गया पहला सेल जो कि TH4 प्लस टी सेल्स जो है वो करवाता है। अब एक चीज़ और इसमें होता है वो भी डिस्कस करते हैं कि जो TH2 सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं। TH1 देख लिया, अब TH2 सेल्स देखते हैं। अब TH2 सेल्स क्या सिक्रेट करवाते हैं, ये सिक्रेट करवाते हैं, TH2 सेल्स जो है ये सिक्रेशन करवाते हैं IL-4 का, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, ठीक है, इंटरल्यूकिन 13, इनका ये सिक्रेशन करवाते हैं, जो कि हमने बताया था इंटरल्यूकिन के बारे में भी पहले कि ये इन्फ्लेमेटरी इनहिबिटरी क्या होते हैं, वो होते हैं साइटोकाइंस होते हैं, इंटरल्यूकिन होते हैं, लेकिन उसमें दूसरे थे, उसमें 2 थे और 10 थे, और TGF बीटा के बारे में बताया था। अब ये जो हैं ये दूसरे हैं, ये इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13 है, ये इनका सिक्रेशन करवाते हैं। ठीक, इनके सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, ये जब सिक्रेट करते हैं तो ये क्या इंड्यूस करवाते हैं, ये इंड्यूस करवाएंगे सुपरफिशियल म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन। म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करवाते हैं। ये सुपरफिशियल म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। जैसा कि हमने बताया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या होता है कि जो म्यूकोसा की लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहाँ पे घाव जैसा कुछ हो जाता है सुपरफिशियली, यानी ऊपर से मतलब कि स्टमक के अंदर जो स्टमक की इंटरनल वॉल है वो ऊपर से डैमेज हो जाती है। तो यानी इस तरह से जो CD4 सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद बॉडी के अंदर ये डिफेक्ट कॉज करते हैं। ठीक, ये आपका दूसरा फैक्टर हो गया, जो कि इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर के अंदर हमने देखा था कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट तीसरे सेल्स पे, सॉरी तीसरे सेल्स पे नहीं, अरे वो जो डिलीट, हाँ ठीक, तीसरे सेल्स पे नहीं, तीसरे फैक्टर पे। तो जो तीसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर आपका क्या है, माइक्रोबियल फैक्टर है। ठीक है, तीसरा फैक्टर जो है आपका वो है माइक्रोबियल फैक्टर। थर्ड फैक्टर जो है ये है माइक्रोबियल। माइक्रोबियल फैक्टर्स, यानी माइक्रोबियल फैक्टर्स की वजह से जो होता है। अब इसके अंदर जो माइक्रोब इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ठीक, पैराट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो क्रॉन्स डिजीज़ के पेशेंट के अंदर जो मतलब कि अगर किसी को क्रॉन्स डिजीज़ है तो क्रॉन्स डिजीज़ के पेशेंट के अंदर ये पैथोजन जो है वो पाया गया था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाउंड इन पेशेंट्स ऑफ क्रॉन्स डिजीज़, यानी क्रॉन्स डिजीज़ के पेशेंट के अंदर ये पैथोजन जो है पाया गया था जिसका नाम था माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस। ठीक, इसके अलावा और कौन सा पॉजिटिव माइक्रोबियल फैक्टर होता है, वो होता है आपका मीजल्स वायरस। मीजल्स वायरस जो होते हैं वो भी कॉज करते हैं आपके बॉडी के अंदर IBD। ठीक है, इसके अंदर ये क्या ये मतलब ये मार्क बाई हुआ था कि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के अंदर मीजल्स की वैक्सीन जब यूज़ किया
किया जा रहा था, जब मीजल्स की वैक्सीन यूज़ किया जा रहा था, उसके अंदर देखा गया था कि जिन वॉलंटियर्स को मीजल्स की वैक्सीन इंजेक्ट किया गया था, उनके अंदर मीजल्स वायरस की वजह से आईबीडी देखा गया था। तो ये किस लिए हुआ था? यूज़ ऑफ मीजल्स वैक्सीन इन इंग्लैंड में देखा गया था, इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में देखा गया था। ये आपका दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा आपका जो पैथोजन होता है उसको हम लोग कहते हैं हेलिकोबैक्टर। बैक्टर हिपैक्टिकस। हेलिकोबैक्टर हिपैक्टिकस, ठीक है। हेलिकोबैक्टर हिपैक्टिकस जो है वो भी आईबीडी कॉज करता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करता है हमारे डिसरेगुलेट इम्यून सिस्टम को, यानी कि इसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो डिसरेगुलेटेड इम्यून सिस्टम है, उसको ये ट्रिगर करने का काम करता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन होता है। यानी हेलिकोबैक्टर हिपैक्टिकस ये क्या कर रहा है? इसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन, और ये क्या कर रहा है? ट्रिगर कर रहा है। ट्रिगर यानी कि एक्टिवेट कर रहा है किस चीज़ को? डिसरेगुलेट इम्यून सिस्टम। डिसरेगुलेट इम्यून सिस्टम जो है इसको ये ट्रिगर करने का काम कर रहा है, ठीक। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथे फैक्टर के ऊपर, जो है आपका साइकोसोशियल फैक्टर। चौथे फैक्टर पे आते हैं, फोर्थ फैक्टर पे। साइकोसोशल फैक्टर, ठीक है। साइकोसोशल फैक्टर क्या होता है? जैसे कि कोई बंदा जो है वो बहुत सेंसिटिव है, साइकोसोशल के अंदर आता है, जैसे कोई बंदा जो है वो बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, या ऐसा कर रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अंदर ही अंदर बहुत सेंसिटिव होते हैं, कभी कभार अगर पब्लिक में बैठे हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का स्किल्स नहीं होता है। 4 लोग के ग्रुप में बैठे हैं तो अंदर दिल के अंदर कुछ बातें हैं और उस बात को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी होता है। इस तरह के जो आदमी होते हैं, यानी कि इनको हम कह सकते हैं अनएबल टू एक्सप्रेस, अनएबल टू एक्सप्रेस। themselves, यानी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर किसी तरह की स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उनके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब घर में अगर मैरिड हैं तो हो सकता है मैरिड लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या फैमिली का कुछ मैटर है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो ये आता है आपका साइकोसोशियल फैक्टर के अंदर, जिसकी वजह से आईबीडी होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो रीज़न है वो हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेस। अब स्ट्रेस किसी वजह से भी होता है, हम यहाँ लिख देते हैं स्ट्रेस ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस हो जा रहा है, और भी तमाम वजह हो सकती हैं, तो ये हो जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम लोग क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा और जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में, तो एक बार थोड़ा सा ये तो सारे फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर के बारे में बताया। अब क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, तो एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्रॉन्स डिजीज़। क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में अगर हम थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ी सी और डिटेल जाते हैं, तो क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर क्या होता है, जीआईटी का कोई पर्टिकुलर पार्ट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर। जैसे हमने पहले बताया था कि कोई जीआईटी का कोई एंड पार्ट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं
involve any end part of GIT, यानी कि हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसका कोई पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन कॉमनली अगर हम बोलें तो कॉमनली किस चीज़ को अफेक्ट करता है, कॉमनली अफेक्ट करता है 15 से लेकर 25 सेंटीमीटर ऑफ इलियम। जो इलियम वाला पार्ट होता है, इलियम वाले पार्ट को 15 से 25 सेंटीमीटर जो होता है उसको ये अफेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, जो कि एक्सटेंड भी कर सकती है, ये एक्सटेंड कर सकती है, इसको लिख सकते हैं विच में एक्सटेंड, जो इलियम जो है वो आगे जो है वो एक्सटेंड कर सकती है, किस चीज़ में एक्सटेंड कर सकती है, एक्सटेंड अप टू सीकम, इलियम जो है वो सीकम तक एक्सटेंड कर सकती है, और कभी कभार असेंडिंग कोलॉन में भी, एंड समटाइम्स असेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन, ठीक है, यानी कि क्रॉन्स डिजीज जो है वो जीआईटी के किसी पर्टिकुलर पोर्शन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन ज़्यादातर कॉमनली ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है, इलियम को, और इलियम का 15 से लेकर 25 सेंटीमीटर का जो दायरा होता है उसको ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, जो कि फर्दर और एक्सटेंड कर सकता है सीकम तक, और उसके अलावा असेंडिंग कोलॉन जो है वहाँ तक भी इसका इन्फेक्शन जो है वो जा सकता है, इसका क्रॉन्स डिजीज़ का। अब क्रॉन्स डिजीज़ का जो वो होता है कॉम्प्लिकेशंस होता है, वो क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं क्रॉन्स डिजीज़ के, तो कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आता है, पहला कॉम्प्लिकेशन जो आता है वो आता है आपका मैल एब्जॉर्प्शन। मैल एब्जॉर्प्शन, मैल एब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन यानी कि कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, मैल एब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन के अंदर गड़बड़ी हो रही है। तो मैल एब्जॉर्प्शन होता है किस चीज़ का, मैल एब्जॉर्प्शन दो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैल एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का, इसको कह सकते हैं हम लोग ड्यू टू कह सकते हैं ड्यू टू मैल एब्जॉर्प्शन सॉरी, इसको कह सकते हैं हम लोग मैल एब्जॉर्प्शन। और मैल एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन अगर हमारे बॉडी के अंदर होता है, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा। किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा है, अगर फैट हो गया, विटामिन B12 हो गया, प्रोटीन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हो गए, अगर इनका एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं मैल एब्जॉर्प्शन, यानी कि इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन हो रहा है किस चीज़ का, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन हो रहा है फैट्स का, ठीक है, फैट्स जो हैं वो नहीं एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक, इनके अलावा विटामिन B12 जो है वो नहीं एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, इनके अलावा आपका प्रोटीन जो है वो नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है सही से, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं इनका मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये पहला कॉम्प्लिकेशन हो गया। दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो आता है इसको हम लोग कहते हैं फिस्टुला फॉर्मेशन। फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाता है, फिस्टुला फॉर्मेशन। अब फिस्टुला फॉर्मेशन क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एब्सेस हो जाता है, एब्सेस हो जाता है, मतलब कि कलेक्शन, फिस्टुला बोलते हैं हम लोग अगर पस का कलेक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं एब्सेस। क्या कहते हैं, एब्सेस, तो कहते हैं एब्सेस कलेक्शन ऑफ पस, ठीक है, एब्सेस कलेक्शन ऑफ पस यानी कि पस का कलेक्शन हो जा रहा है। एब्सेस मतलब क्या होता है कि एब्सेस मतलब होता है कोई किसी तरह का पैकेट या पाउच, पैकेट या पाउच, यानी कि अगर फिस्टुला फॉर्मेशन हो जा रहा है, फिस्टुला फॉर्मेशन का मतलब क्या हो रहा है, पैकेट या पाउच बन जा रहा है किस चीज़ का, पस का पैकेट या पाउच बन जा रहा है। ये भी इसका कॉम्प्लिकेशन होता है किस चीज़ का, ये क्या पढ़ रहे थे, क्रॉन्स डिजीज का कॉम्प्लिकेशन होता है, यानी कि मैल एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, फिस्टुला फॉर्मेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, अगर थर्ड कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो थर्ड कॉम्प्लिकेशन जो है आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है।
स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है वो नैरो हो जाती है, मतलब कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की वजह से यूरेथ्रा की ओपनिंग जो है वो नैरो हो जाती है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं नैरोइंग ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है, ये हो जाता है। इसके अलावा एक चीज और होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैलिग्नेंट डेवलपमेंट। मैलिग्नेंट डेवलपमेंट हो जाता है। अब मैलिग्नेंट डेवलपमेंट क्या होता है? मैलिग्नेंट नाम से ही पता चल रहा होगा कैंसरस सेल, ठीक है। मैलिग्नेंट डेवलपमेंट यानी कि ट्यूमर का फॉर्मेशन। ट्यूमर का फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि ये कॉम्प्लिकेशंस थे किस चीज़ के? ये कॉम्प्लिकेशंस थे हमारे क्रॉन्स डिजीज के, कि बॉडी के अंदर मैल अब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जा रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जा रहा है जिससे यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है वो नैरो हो जा रही है। इसके साथ साथ क्या हो जा रहा है? मैलिग्नेंट डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट हमको अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में भी इसी तरह से थोड़ा सा मोर डिटेल्स में डिस्कस करना था, लेकिन क्योंकि अभी मेरे घर पे लाइट जो है वो चली गई है, और लाइट चली गई है, लैपटॉप भी मेरा पूरी तरह से चार्ज नहीं है, इसलिए वीडियो जो है वो बीच में रुक सकती है, और 30 मिनट्स हो भी गए हैं, तो आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो दो वीडियो आपने देख लिया, आपने क्रॉन्स डिजीज के बारे में देख लिया, आईबीटी के बारे में जान गए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में जान गए, थोड़ा सा और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बताना है, आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे अवेटेड फॉर इट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।